ग्रेविटेशन। देखो, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में आएंगे, क्योंकि एक चीज होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक चीज होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक और टर्म होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सब में ग्रेविटी ग्रेविटेशन आ रहा है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या चीज क्या है। चैप्टर में डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे, लास्ट में फिर मैं समराइज करूंगा। व्हाट इज ग्रेविटेशन? फोर्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन। ठीक है, वो फोर्स जिसके कारण ऑटोमेटिकली दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं एक स्टोन को ड्रॉप कर दूं किसी हाइट से, तो वो नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा? नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि अर्थ उसको पुल कर रही है। उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टोन को कौन पुल कर रहा है? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड gravitational force. That force of attraction is called gravitational force. Every object in the universe attracts every other object. मतलब यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ए बी पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मून को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ, बाय अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि न्यूटन ने देखा कि ये एप्पल नीचे गिरा, ठीक है, तो वो सोचने लगे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, और उसको बहुत उनने स्टडी किया और फिर बहुत सारी थ्योरीज दी। तो आपको तो पता है कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि अर्थ उसको पुल करती है बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि नीचे ही गिरता है कि एग्जैक्टली कहाँ गिरता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ अट्रैक्ट होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आप नॉर्थ पोल में हैं तो आप नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर साउथ पोल में हो तो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ। ये लगभग ये इंडिया के पास का पोजीशन है, ये अट्रैक्ट हो रहा है सेंटर की तरफ। कहीं पे भी ग्लोब में आप खड़े होंगे, अर्थ विल पुल यू बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ खींचेगा? सेंटर की तरफ खींचेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? मतलब अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं ऐसे, तो हम ये ना सोचे कि हम सीधे खड़े हैं, हम ऐसे लटके हुए हैं। एग्जैक्टली, पॉइंट इज क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का मास है m1, सेकंड का मास है m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, बीच का मतलब बिल्कुल दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज d। देन फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर इंटू g। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड को जिस फोर्स से पुल कर रहा उतना ही सेकंड फर्स्ट को पुल कर रहा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब अगर सन प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है तो प्लैनेट भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा बाय द सेम फोर्स। लेकिन ये और बात कि हैवी ऑब्जेक्ट लाइटर वन को खींच लेगी अपनी तरफ। ऑलराइट, डिटेल में पढ़ें। ये तो सिर्फ अभी क्या था, एक विजुअल था, अब डिटेल में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force between two objects is directly proportional to the product of their masses. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, उन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा। सेकंड लॉ बोलता है कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस और प्रोपोर्शनल। सेकंड लॉ, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना
कम फोर्स, जैसे मैग्नेट जितना दूर कर दोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, अंडरस्टूड है। वैसे ये भी जितना दूर रहेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना वीक हो जाएगा, जितना पास रहेगा उतना स्ट्रांग हो जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले को हम लोग कंबाइन कर दें तो आप देखिए F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले को हमने कंबाइन कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देंगे। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट हर टॉपिक का अलग होता है। यहाँ पर हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन। यहाँ पर हमने कांस्टेंट का नाम लिख दिया कैपिटल जी, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या यहां तक क्लियर है सबको? ये क्या आ गया मालूम है? एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका। फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मूला हो गया फोर्स इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रहने दो और दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ ले लें या कोई अदर प्लैनेट ले लें, मान लीजिए ये प्लैनेट है और ये वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल नहीं हो जाएगा, प्लैनेट का रेडियस, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है सेंटर का इट इज नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो मास को m ले लेते हैं, कैपिटल M मास ऑफ द प्लैनेट, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट को हम लोग कैपिटल R लिखते हैं। तो m1 की जगह कैपिटल M लिख लीजिए, m2 की जगह स्मॉल m, ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस। ठीक है, तो d की जगह रेडियस लिख दिया। तो ये फॉर्मूला यूज कब होगा? व्हेन वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अ हेवनली बॉडी। व्हेन वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अ हेवनली बॉडी, दोनों में से एक ऑब्जेक्ट कोई हेवनली बॉडी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ द हेवनली बॉडी, कैपिटल R इज द रेडियस। वो चाहे अर्थ हो, मून हो, सन हो, जुपिटर हो, स्टार हो, कोई भी हेवनली बॉडी हो। अब एक चीज और कि ये G क्या है और इसका वैल्यू क्या है और इसका यूनिट, तो हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला भी पढ़ा था ये वाला, इसी फॉर्मूले को मैं ट्रांसपोज कर दूं। ट्रांसपोज कर दूं मतलब D को यहां ले जाऊं, F इंटू डी स्क्वायर, m1 m2 को यहां नीचे ले आऊं, देखो m1 m2 नीचे हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला हमने निकाला? G का फॉर्मूला। कहां से निकाला? फोर्स के फॉर्मूले से ट्रांसपोज करके निकाल लिया। और इसके बाद फिर कैवेंडिश ने और एक्सपेरिमेंट्स किए और उनने फिर वैल्यू कैलकुलेट करके दिया आपको। तो G का वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट है। अगर आप समझना चाहते हैं कि यूनिट आया कहां से, तो यूनिट तो हम फॉर्मूले से बना लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मास केजी, और ये भी केजी इंटू केजी स्क्वायर। देखिए यही वाला फॉर्मूला बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट बन गया किसका? कैपिटल G का। तो कैपिटल G का यूनिट कहां से आया? कैपिटल G के फॉर्मूले से। और कैपिटल G का फॉर्मूला कहां से आया? फोर्स के फॉर्मूले से। तो कभी आप भूल जाएं तो फोर्स के फॉर्मूले को ट्रांसपोज करना, कैपिटल G का फॉर्मूला आएगा, कैपिटल G के फॉर्मूले से यूनिट डिराइव कर लेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला वैल्यू लर्न कर लेना। वैसे आपको आपके बुक्स में 6.7 10⁻11 दिया होगा, लेकिन जब हायर क्लासेस में जाएंगे आप तो 6.67 पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर एमसीक्यूज। आपको तो पता ही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यस, फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लिखे प्रोपोर्शनल वाला, m1 अपॉन m2 अपॉन डी स्क्वायर, जो हमको जरूरत पड़ेगी उसको लेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे। अब वो बोल रहा
फर्स्ट मास को डबल किया। किसको डबल किया? फर्स्ट मास को डबल किया। तो अगर फर्स्ट मास को आपने डबल किया है तो m1 की जगह क्या आ जाएगा? 2m1। फर्स्ट मास को आपने डबल किया, बाकी सब m2 वैसे ही रहेगा और d वैसे ही रहेगा। तो आप ये देखिए, ये क्या है जो मैंने सर्कल किया? 2 टाइम्स m1 m2 अपॉन d स्क्वायर है। m1 m2 अपॉन d स्क्वायर क्या था? f था। तो आपने देखा फोर्स, नया फोर्स जो है पुराने का 2 टाइम्स है। याद रखना ये डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं है, ऑब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, आप देखना न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में है, और पावर स्क्वायर तो नहीं है। नहीं, अगर फर्स्ट मास को डबल करोगे तो आपका फोर्स कैसा हो जाएगा? डबल। फर्स्ट मास को हाफ करोगे तो नया फोर्स क्या हो जाएगा? हाफ। क्यों? क्योंकि फोर्स और फर्स्ट मास का रिलेशन क्या है बताइए जरा? फोर्स और फर्स्ट मास का रिलेशन क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मास को डबल करोगे फोर्स डबल हो जाएगा, मास को हाफ करोगे फोर्स हाफ हो जाएगा। राइट? m1 को डबल करने से फोर्स डबल होगा, m2 को m1 को हाफ करने से फोर्स हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरह से अगर मैं m2 की बात करूं तो आप इस बार m2 लेना बस। फोर्स और m2 का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। m2 को डबल करने से फोर्स डबल, और m2 को हाफ करने से फोर्स हाफ। फॉर एमसीक्यू पर्पस, नॉट फॉर डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव अलग से सॉल्व करेंगे, है ना, उसके लिए अलग से मार्क्स रहता है, ऐसा ओरल करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मैंने m1 m2 दोनों को डबल कर दिया तो फोर्स 2 2, इसको भी 2 कर दिया, इसको भी 2 2 2 जा 4 टाइम्स। अगर मैंने फर्स्ट मास को भी हाफ किया, सेकंड को भी हाफ किया, 1/4 सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट? एमसीक्यू मेथड है ये। फर्स्ट मास को मैंने डबल किया, सेकंड को 3 टाइम्स कर दिया, एक को 2 टाइम्स, एक को 3 टाइम्स, द फोर्थ विल बी 2 3 जा 6 टाइम्स। और अगर मैंने फर्स्ट को हाफ कर दिया, सेकंड को 1/3, 1/6 टाइम्स। क्लियर? यस सर। गुड। एमसीक्यू मेथड। ये अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? मास। क्योंकि मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना, ऊपर ऊपर दोनों ऊपर ऊपर थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अब हम लोग करने जा रहे हैं डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस। तो फोर्स और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर रूट स्क्वायर है, 1/d स्क्वायर। तो d को मैंने हाफ किया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और उसका उल्टा 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले आप इनवर्स करिए, 1/2 का इनवर्स 2, फिर उसके बाद स्क्वायर करिए। आप इनवर्स करिए और उसके बाद स्क्वायर करिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स करना पड़ेगा। स्क्वायर के है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर d को 2 टाइम्स करोगे, 2 का स्क्वायर 4, उसका इनवर्स 1/4। सिंपली मान लीजिए ये फोर्स था पहले, लेकिन अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस डबल कर दी, तो फोर्स कम हो जाएगा। कितना? 1/4 टाइम्स। देख लो, ये डिस्टेंस मान लो d है, तो यहाँ पर 2d, डिस्टेंस को डबल कर दिया। डिस्टेंस डबल करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। कितना? 2 का स्क्वायर 4, 1/4 टाइम्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं डिस्टेंस को 1/3 कर दूं, फोर्स विल बी गुड 1/3 का रेसिप्रोकल। पहला काम रेसिप्रोकल करिए और उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए, इट विल बी 9 टाइम्स। अगर मैं उसको 3 टाइम्स करूं तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और उसका स्क्वायर, द फोर्स विल बी 1/9 टाइम्स। अगर मैं मान लो ये डिस्टेंस था और मैं इसका 1 2 3 टाइम्स कर दूं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दूं, तो फोर्स 1/9 टाइम्स हो जाएगा। राइट? ये एमसीक्यू मैंने आपको समझा दिया, ओनली फॉर एमसीक्यू। डिस्क्रिप्टिव अलग से समझाऊंगा डिटेल में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ। फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ, हमको खींच के रखता है अर्थ की तरफ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम लोग उड़ जाते, फेंक देता। इतनी तेज अर्थ रोटेट हो रहा है, इतनी तेज अर्थ रोटेट हो रहा है कि हमको वो फेंक देता, चले जाते 90 डिग्री पे। लेकिन हमें
ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के रखा है, चिपका के रखा है, इसलिए हम उसके सरफेस पे चिपके हुए, नहीं तो वो बॉल है, इतनी बड़ी बॉल खूब स्पीड पे घूम रही। इट बाइंड्स अस टू द अर्थ, मोशन ऑफ मून टू अराउंड द अर्थ, मून को अर्थ खींच के रखा हुआ है फोर्स से, नहीं खींचा होता तो चला जाता कहीं और। प्लैनेट्स को सन खींच के रखा हुआ, तभी तो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, खींच के रखा हुआ अंदर की तरफ। और टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड, अभी मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, क्या इतना क्लियर है आपको? ये सब क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। टाइड्स आपको पता है, शाम के समय वाटर का लेवल बढ़ जाता है, शाम से बढ़ना चालू होता है सुबह तक, और सुबह से फिर दोपहर तक गिरता जाता है वाटर लेवल। तो ये है हाई टाइड और ये है लो टाइड। देख लीजिए, विजुअल से ही समझ में आ रहा है आपको। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मून नहीं रहता है तो चारों तरफ का पानी, पानी तो ऐसे ही है ना अर्थ के ऊपर, ऐसा पानी, और जब मून पास में आ जाए तो मून और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, अट्रैक्ट करेंगे। जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से मून भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अर्थ तो भारी है तो वो मून अर्थ को खींच तो नहीं पाएगा, तो अर्थ को नहीं खींच पाएगा तो पानी को तो खींच ही लेगी। तो ये पानी को खींच लिया, देखो ये पानी इस तरफ बढ़ गया, इस तरफ बढ़ गया, मतलब यहाँ और यहाँ से कम हो गया। ऐसा होता है, पानी खिंच जाता है तो पानी इधर कम हो गए, ऊपर नीचे कम होके साइड में बढ़ गया। यहाँ पे पानी खींच गया, मैग्नेट जैसा उसने फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच लिया पानी को, हाई टाइड आ गया। और बाद में जब दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, मून यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ का पानी फिर कम हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा, तो ये लो टाइड हो गया, हाई टाइड, लो टाइड। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं केपलर्स लॉ। केपलर ने आपको 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है कि प्लैनेट जो हैं सर्कुलर नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और सन जो है वो एक फोकाई पर है। देखिए पहली चीज, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, सेंटर पर नहीं है। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, फोकस 1, फोकस 2। फोकस 2 छोड़ दो, यहाँ पर सन है आपका, और जो अर्थ और अदर प्लैनेट्स हैं वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, एक तरफ बहुत पास आते हैं, दूसरी तरफ बहुत दूर चले जाते हैं। फर्स्ट लॉ विजुअल से दिखा दूंगा। सेकंड लॉ वो बोलता है कि जो प्लैनेट्स घूमते हैं दे स्वीप, बनाते हैं इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और थर्ड, क्यूब ऑफ मीन डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब मैं आपको डिटेल में एक एक करके समझाता हूं। ये बोल रहा है सन जो है सेंटर में नहीं है, एक तरफ एक फोकस पर है, और ये सर्कुलर नहीं है, ये एलिप्स है। हालांकि ये थोड़ा सा सर्कल जैसा दिख रहा है लेकिन एलिप्टिकल है, मतलब एक तरफ प्लैनेट सन के बहुत पास आता है फिर दूर चला जाता है। हम लोग सोचते थे कि सेंटर में और बिल्कुल जैसे सर्कल का सेंटर पे सन है और प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर, ऐसा नहीं होता। सन आपका कहाँ है? यहाँ, एट वन ऑफ इट्स फोकाई, और प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं ऐसे, एक पॉइंट पर बहुत पास आते हैं, दूसरे पॉइंट पर बहुत दूर चले जाते हैं। दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ बोलता है इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लीजिए मैं 6 मंथ्स लेता हूं, तो 6 मंथ्स में वो ए से बी आएगा, और 6 मंथ्स में वो सी से डी भी जाएगा। अब आपको लगेगा बड़ा अजीब है, यहाँ 6 मंथ्स में इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे सी से डी 6 मंथ्स में इतना कम ट्रेवल किया। वो इसलिए क्योंकि बोलता है एरिया इक्वल है, जो एरिया बना रहा है ये A1 A2 इज ऑलवेज इक्वल। इसका बेस ज्यादा है, बेस ज्यादा है तो हाइट कम है, इसका हाइट, इसका बेस कम है तो हाइट ज्यादा है, इस तरह से ये इक्वल हो गया। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग समझिए, एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि जब ये प्लैनेट सन के पास आता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तभी तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि जब दूर जाता तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है ना? देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा? और थर्ड लॉ बोलता है
टी इज टाइम इंटरवल, जितने टाइम में वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एंड व्हाट इज आर इज द रेडियस टू टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब। बस इससे ज्यादा आपको क्लास 10th में जरूरत नहीं है, 9th में। ये हो गया केपलर्स लॉ। नेक्स्ट, फ्री फॉल। क्या होता है फ्री फॉल? जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है ओनली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंके नहीं, फेंकने में फोर्स लगता है, कोई फोर्स नहीं चाहिए, केवल एक ही फोर्स होना चाहिए, वो अर्थ जो उसको पुल कर रही है या कोई भी प्लैनेट पुल कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। ऐसे फॉल को बोलते हैं फ्री फॉल। ऑलराइट। और जब फ्री फॉल करता है कोई चीज तो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक्सेलरेट कर रहा है। सबसे पहले आपको ये फ्री फॉल समझ में आया। फ्री फॉल केवल ग्रेविटेशनल पुल खींच रहा और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अब हम ये देखेंगे, मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया। जब आपने रिलीज किया था उसका टाइम 0, वेलोसिटी 0। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8। v के फॉर्मूले से निकाल लेना, v इक्वल्स टू u प्लस gt। 2 सेकेंड्स में इतनी हो जाएगी, 3, 4। आपने नोटिस किया कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है। कितना चेंज हुआ? इसका डिफरेंस 9.8, इसका डिफरेंस 9.8, इसका डिफरेंस 9.8, इसका डिफरेंस। देयर इज इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो याद है ना, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज अ केस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये तो चेंज इन वेलोसिटी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये एक्सेलरेट हो रहा है। और कितने से एक्सेलरेट होता है? 9.8 से। इसका कैलकुलेशन बाद में देखेंगे, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ड्रॉप करेंगे, इट इज नॉट फॉलोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज फॉलोइंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट कर रहा है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज g, वैल्यू इज 9.8। ओके, और आगे देखते हैं। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g कैपिटल G। चैप्टर 8 में पढ़ा था आपने, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां पर हम एक्सेलरेशन को, क्योंकि ग्रेविटी के कारण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लिख दे रहे हैं। ठीक है। और हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आज ही पढ़ा। ये भी फोर्स है और ये भी वही फोर्स है, दोनों सेम फोर्स है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उस ऑब्जेक्ट का मास m है और उस ऑब्जेक्ट को अर्थ पुल करती है बाय फोर्स m इंटू जी। और वही फॉर्मूला हमने अभी निकाला ग्रेविटेशनल से कि F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और ये दोनों तो है सेम, 1 और 2 तो सेम है ना, दोनों तो सेम ही फोर्स है। इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों सेम है, सेम फोर्स। ये पहले हमने अलग कंसेप्ट से निकाला था, ये अलग कंसेप्ट से निकाला, लेकिन फॉर्मूला तो सेम है। तो दोनों को इक्वेट कर दिया और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया। m और m कैंसिल हो गया, क्या बचा? स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला ये आ गया, किसी भी प्लैनेट का या हेवनली बॉडी का, किसी भी हेवनली बॉडी का आपको अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सेम होता है। अब उस हेवनली बॉडी का मास फाइंड कर लीजिए और उसका रेडियस फाइंड कर लीजिए और इस फॉर्मूले में पुट अप कर दीजिए, उसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। आपको जिसका भी निकालना है, अर्थ का, मून का, सन का, जुपिटर का, जिसका भी निकालना निकाल लो। बस मान लीजिए आपको जुपिटर का चाहिए तो जुपिटर का मास ले लो और जुपिटर का रेडियस ले लो, इस फॉर्मूले में पुट अप करो, सॉल्व करो। मून के लिए, अर्थ के लिए तो हम लोग एक बुक में कर ही रहे हैं, समझा ही दूंगा। आपने नोटिस किया इस फॉर्मूले में कहीं भी m नहीं है, g के फॉर्मूले में कभी भी कहीं भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है? वो तो कट गया, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। मास है ही नहीं।
acceleration due to gravity does not depend on mass, acceleration due to gravity 9.8 होता है, ये मास के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। इसका मतलब एक हैमर और एक फेदर दोनों को अगर मैं ड्रॉप करूं तो दोनों को साथ में गिरना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को वैक्यूम में ड्रॉप करूं तो दोनों एक साथ में गिरेंगे। यस, वैक्यूम में अर्थ पे ही है लेकिन वैक्यूम क्रिएट किया है, एयर नहीं है, सिर्फ एयर हटा दिया, बाकी हमने ग्रेविटेशन नहीं हटाई, ग्रेविटेशन तो है अभी भी, दोनों साथ में गिर रहे हैं। इसका मतलब ये प्रूव करता है कि वैक्यूम में गिर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों साथ में ही गिरने चाहिए। क्यों? क्योंकि जी तो दोनों में सेम लग रही है। लेकिन जब एयर रहता है तो ये दोनों साथ में नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब देखो हथौड़ी में का सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होने से एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। इतने इतने पे तो एयर रेजिस्टेंस होगा, जबकि इसका इतना बड़ा एरिया, इतने पूरे में रेजिस्टेंस, इतने पूरे में इतना बड़ा शेप है ना उसका, सरफेस एरिया ज्यादा होने से एयर रेजिस्टेंस, ये एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से देर से गिरता, मास की वजह से नहीं। हम ये ना सोचें कि भारी चीज है इसलिए जल्दी गिरेगा, नहीं। मास का ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं, जी से कोई लेना देना नहीं। ऑलराइट, क्लियर है? अगर वैक्यूम में गिराओगे, देखो एक बॉल और एक फेदर बिल्कुल बराबर साथ में गिरेंगे इन वैक्यूम, लेकिन एयर में एयर रेजिस्टेंस के कारण वो धीरे गिरता है, बस इतना ही। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट फिगर ये देखिए, ये फिगर आपको मालूम है कि अर्थ जो है वो पोल्स पे फ्लैट होती है, पता है आपको? तो रेडियस जो है वो डिस्टेंस जो आपका पोल्स पे ज्यादा होता है कि कम? पोल्स पे रेडियस कम होता है। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आपने पढ़ा था सेकंड लॉ, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये वही तो है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो पोल्स पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कम है कि ज्यादा? डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होगा तो जी का वैल्यू ज्यादा होगा। अब मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है देखो कितना लंबा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा, इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रिलेशन, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जी का वैल्यू कम होगा। समझ में आया? तो जी पे ये देख लो वेट मैक्सिमम है, ज्यादा है, पोल्स पे ज्यादा है और इक्वेटर पर कम। एक चीज और साथ में पढ़ेंगे, मान लीजिए अर्थ से आप ऊपर जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं ऊपर, जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज करने से जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अर्थ की गहराई पर जाने से तब भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। याद रखना, जी ऊपर भी डिक्रीज होता है, नीचे भी डिक्रीज होता है। क्यों होता है ये क्लास 11th में डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, है ना, पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन कराते वहां पर। फिलहाल हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। पोल्स पे रेडियस कम होता है तो जी का वैल्यू ज्यादा, इक्वेटर पर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो जी का वैल्यू कम, जब हम लोग अर्थ से दूर जाएंगे तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा, जब हम अर्थ की गहराई में जाएंगे तब भी जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। ओके, अर्थ का मास कितना होता है? नियरली 6.6 इंटू 10⁻24 kg, मून का 7.4 10⁻22 kg। जितना लर्न कर सकते हो कर लो, अदरवाइज न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। ठीक है, अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास 6 10⁻24 kg, मून का 7.4 10⁻22, रेडियस 6.4 10⁻6, अर्थ का मून का 1.74 10⁻6। जी की वैल्यू अर्थ पे 9.8,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मून पर 1.63 कैसे आया, कितना आया, अभी हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज आप लर्न कर लें तो बहुत अच्छा फ्यूचर में काम आएगा, और नहीं तो न्यूमेरिकल्स में दिया ही रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला डिराइव किया था ना, कैपिटल जी m/r², मतलब जी का वैल्यू तो हमें मालूम ही है, कांस्टेंट है। अगर मास ऑफ द हेवनली बॉडी और रेडियस पता चल जाए तो हम लोग किसी भी चीज का, जैसे देखिए सन का मास इतना होता है, रेडियस इतना, वैल्यू फॉर्मूले में पुट अप करो, सॉल्व कर लो, 274 नियरली, ये तो रेशियो दिया। तो सन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 274, अर्थ का 9.8 और सन का 274, सोचो जरा कितना डिफरेंस। मरकरी का, उसका मास रख दो और उसका रेडियस रख दो, इसी फॉर्मूले में कैलकुलेट कर लो, 3.6 अप्रोक्सीमेटली अर्थ से कम है। वीनस जो है अर्थ से काफी करीब है, 9.8 की जगह 8.8 करीब, लेकिन काफी करीब है, तो वीनस काफी करीब है। मून 1.63 अप्रोक्सीमेटली। क्या चाहिए हमको, रेडियस चाहिए और मास चाहिए, फॉर्मूले में पुट अप करो, इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। और भी जो प्लैनेट्स है आप उनका निकाल सकते हैं। आपको क्या चाहिए, उस प्लैनेट का मास, उस प्लैनेट का रेडियस, वैल्यू पुट अप करिए फॉर्मूले में और सॉल्व करिए, जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप अर्थ का तो लर्न करना ही है, मून का लर्न करना ही है, नियरली जुपिटर का ध्यान रख लेना ऐसे, और तो कितना, एक मार्स भी कर लीजिए, ठीक है, बहुत है। डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। ये एक एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एक का वैल्यू है 9.8 और दूसरे का वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। एक का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये तो एक कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहता। देखिए डिफरेंसेस भी पढ़ लिया हमने। सेंट्रीपीटल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुल्स द प्लैनेट आउटसाइड। अब दोनों को देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए सन है सेंटर पे और ये प्लैनेट है जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो प्लैनेट तो कहीं और चले जाना चाहिए था, लेकिन जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सन उसको अंदर की तरफ खींच के रखा है बाय अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपीटल फोर्स। अगर सेंट्रीपीटल फोर्स, देखो सेंट्रीपीटल फोर्स जो अंदर खींच के रखा है, और अंदर क्या खींच के रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये क्या करता, ये 90 डिग्रीज ऐसा चला जाता। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने क्लास चैप्टर 8 में पढ़ लिया था। अब हम लोग सिर्फ एक चेंज करने वाले हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देंगे और डिस्प्लेसमेंट को हाइट लिख देंगे, बिकॉज दिस इज फ्रीली फॉलिंग केस। v इक्वल्स टू u प्लस gt, h is equals to ut plus half gt square, v square equals to u square plus 2gh, gh चेंजेस देखा आपने, a की जगह g, s की जगह h लिखने से ये मोशन के 3 फॉर्मूले फ्री फॉल में हो जाएंगे, बाकी उनका यूज और एप्लीकेशन चेंज नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट वी लेट इट फॉल, अगर गिर रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन प्लस की माइनस प्लस, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी कितना हो जाएगा, माइनस, और ऊपर फेंकने पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मास और वेट दोनों सेम होता है ना? नहीं, क्यों?
मास और वेट, क्योंकि अभी तक 9th क्लास के पहले आप दोनों को एक ही चीज समझते थे, है ना, लेकिन अब हम लोग 9th से पढ़ने जा रहे हैं कि ये दोनों सेम चीज नहीं है। अब हम डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और फिर डिफरेंसेस देखेंगे। व्हाट इज मास? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट इज SI यूनिट इज kg। मास रिमेन्स कांस्टेंट। कहीं भी चले जाओ मास सेम रहेगा, चेंज नहीं होता। मास कभी जीरो नहीं। ओके, जितना भी कम हो। वेट की बात करें, व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स। असल में वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी चीज को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, उस फोर्स को बोलते हैं वेट। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा था ना। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो फोर्स ही तो वेट है। मास को मास लिख दिया, एक्सेलरेशन को लिख दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू। वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ या कोई भी हेवनली बॉडी किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ पुल करती है। दैट वेट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज वेट, वेट इज फोर्स। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी पहले ही पढ़ लिया। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों? प्लेस टू प्लेस जी चेंज हो जाएगा, जी चेंज हो जाएगा तो W का वैल्यू चेंज हो जाएगा। वेट इज नॉट कांस्टेंट, चेंजेस, एंड वेट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फुल। अच्छा, मून पे वेट कितना होता है? 1/6। कैसे निकाला? कैसे निकाला भाई? अर्थ का हमने एक्सेलरेशन निकाला 9.8, और फिर हमने मून का निकाल लिया 1.63, और फिर हमने ग्रेविटेशन G अपॉन ऑफ मून अपॉन G अपॉन अर्थ दोनों को डिवाइड कर दिया। 1.63 डिवाइडेड बाय 9.8, ये नियरली 1/6 टाइम्स है। लर्न कर लो। आप बोलोगे ये दोनों कहां से आए? अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा, जी का वैल्यू निकालना। सबका निकाल सकते हैं जी का वैल्यू। दोनों को डिवाइड किया तो हमने देखा कि नियरली, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का ज्यादा है मून से। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। अर्थ का ज्यादा है 6 टाइम्स, उसका उल्टा मून का कम है 6 टाइम्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये पूरा भी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, वही पूरे पॉइंट्स है। इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज द फोर्स। SI यूनिट kg, SI यूनिट Newton. This remains constant everywhere. It changes from place to place. It cannot be zero. It can be zero. It is measured by a beam balance. It is measured by a beam balance. ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मास, स्प्रिंग मास किससे मेजर करते हैं? बीम बैलेंस। ये बीम है ना, ये बीम लगी है इसमें, ये बीम बैलेंस मास। और वेट किससे मेजर करते हैं? वेट इन दोनों से। वेट वेट के लिए लटकाना तो पड़ेगा, तभी तो ग्रेविटी उसको खींचेगी। वही तो मेजर कर रहे हैं इसमें भी और इसमें भी। जी का वैल्यू अर्थ पे कितना है? 9.8। मून पे कितना है? 1.63। स्पेस पे कितना है? राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 60 है तो मून पे 60। श्योर? स्पेस पे मास थोड़ी चेंज होता, मास कहीं भी जाओगे सेम रहेगा। अर्थ पे अगर मास 60 न्यूटन है तो मून पे 10। क्यों? जी 6 टाइम्स कम हो गया तो वेट भी 6 टाइम्स कम हो गया। और स्पेस पे 0। क्यों? वेट होता है 4 मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास तो उसका 0 नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है स्पेस में, तो स्पेस में वेट हो जाएगा 0। ये देख लो, एक अच्छा सा विजुअल है। मास कितना है अर्थ का?
50। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मतलब वेट। वेट होता मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 50, एक्सेलरेशन है 9.8, मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ गया 490। अगर किसी चीज का मास, किसी पर्सन का मास 50 केजी है तो उसका वेट होगा 490 न्यूटन। अब मैं मून की बात कर रहा हूं। मून पे उसका मास कितना है? 50। मून का जी कितना है? 1.63 अप्रोक्सीमेटली अगर ले ले तो मून पे वेट कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 50 और जी है 1.6 अप्रोक्सीमेटली, ये 80 न्यूटन। आपको समझ में आ रहा है? तो वेट कैसे निकाला हमने अर्थ पे और मून पे, और वेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जी के ऊपर। जी चेंज होगा, वेट चेंज हो जाएगा। बाकी सारे प्लैनेट्स पे आप निकाल लो, मास का भी दिया हुआ है। अब लास्टली मुझे ये बताइए, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स विथ विच द अर्थ या कोई और हेवनली बॉडी पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करती है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी है।